everyone, welcome to Acadexcel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि देखो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है टेंशन प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है ना। बट ज्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, जितना तुम लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है बेटा जी। देखिए मेरे हिसाब से ये चीज होती है कि बहुत सारी चीजें याद रखना या फिर जितना तुम्हें याद है उसको बेहतर बना लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलते हो? ये ज्यादा बेटर है ना कि जितना तुम्हें याद है, जितना पोर्शन, जितने टॉपिक्स जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये इसमें तो एटलीस्ट मैं नंबर ला ही सकता हूँ, तो उसको इतना परफेक्ट बना लो कि फिर तुम्हारे, बट वो ऐसा परफेक्ट होना चाहिए कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा इतना बेहतरीन टॉपिक है कि उसमें तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये वाली चीज रखना, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत सारी चीजें बस लेते रहूं बस पढ़ता जाऊं, तो बेटा उससे कुछ नहीं होगा। उससे तुम ढंग से प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर ही नहीं पाएगा, तुम्हारा ब्रेन ही नहीं समझ पाएगा कि भाई लेना क्या है ना। इतना सारा माल उस पर डालते जा रहे हो तो उस बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तेरे को चाहिए क्या। तो मेन डे पे तुमको दिखाएगा अपने रंग तो इसीलिए मतलब सेलेक्ट द कंटेंट व्हाट यू आर स्टडी, ठीक है। तो उतना ही कंटेंट पढ़िए जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि नीट अब एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है टोटली ब्लाइंडली, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी में ये चीज दी है, मैं ये भी कह रही हूँ कि कई चीजें ऐसी होती है बेटा जो एनसीईआरटी के डायग्राम में दी होती है पर कहीं पे भी कंटेक्स्ट या थ्योरी के अंदर उसको कहीं मेंशन नहीं किया होता। तो अब क्या मैम हम उसको पढ़ें या ना पढ़ें? तो बेटा जी आपको वो पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में उसका नाम है। अगर एनसीईआरटी में नाम भी दिया है तो तुम्हें वो पढ़ना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। नाम भी अगर दिया है तो तुम्हें वो पढ़ना है। अगर उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि कंटेंट तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये हमारा जो प्रारंभ बैच है, इसमें जो सीरीज हम लेके आ रहे हैं, तो ये तो आपको कंटेंट के साथ साथ सारा थ्योरी समझाई, मतलब तुमको एनसीईआरटी का कंटेंट मैं हर दिन कट आउट समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा नोट्स बनाते हैं, तो वही प्रोसेस चल रहा है। बट स्टिल हम लोग वो सारी चीजें भी बताते हैं जो कहीं ना कहीं डायग्राम में मेंशन है बट कंटेंट में नहीं है। तो वो चीज का भी ध्यान रखना। तुमको ऐसा लगेगा कि मैम आपने एक्स्ट्रा बता दिया कि आज क्या क्या, आज के लेक्चर नंबर 4 में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्या प्रोसेस है, कैसे कंप्लीट होता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। सेकंड आ जाएगा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। किस तरीके से इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है इन यूट्रस, किस तरीके से एक जो जायगोट है वो यूट्रस के अंदर स्टिक, इम्प्लांटेशन में पहले भी बताती थी, स्टिक होना, अटैच होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उनमें जितने हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है उनका रोल क्या है, कैसे फंक्शनिंग करेंगे, तो हॉर्मोन्स की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तुम लोगों के लिए नया नाम है, जाइगोट तुमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, यू ऑल नो अबाउट जाइगोट। फाइनली आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लांटेशन फॉर प्रेगनेंसी, की क्यों प्रेगनेंसी जो है उसको कंडक्ट करवाने के लिए इम्प्लांटेशन इज नेसेसरी। ओके चलिए, आज हम लोग बात करने जाएंगे फर्टिलाइजेशन की। तो अभी तक हम लोगों ने जितने प्रोसेसेस कंप्लीट किए हैं, मैं एक बार क्विक रिव्यू, क्विक रिवीजन बता देती हूँ। क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, क्या चैप्टर्स हम मतलब इस चैप्टर के अंदर ही क्या क्या टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमको आगे पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने मेल का अलग पढ़ा है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ा है। सेकेंडली हमने पढ़ा है गेमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, ठीक है। अब गेमीट्स बन चुके हैं। गेमीट्स क्या है बेटा जी? वो हेप्लॉइड सेल्स हैं जिनके फॉर्मेशन से, जिनके फ्यूजन से क्या होगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। जिनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पर यहां तक आएंगे, पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दूं, रिकैप है ना। तो हमने गेमेटोजेनेसिस देखा। गेमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में बहुत तरीके का दिया हुआ भी है, समझाया हुआ भी है। तुमको प्रॉपर 2-3 लेक्चर्स देके मैंने पूरा प्रॉपर समझाया है, प्लीज उसे देखना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन है, ऐसे ही oogenesis जिसमें ओवा का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें एग का फॉर्मेशन है, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है?
फर्टिलाइजेशन से भी पहले मैंने एक टॉपिक बताया था मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। आई होप मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग एक बार वो वीडियो जाके देखिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हो। हम लोग आपको हर समय पे पूरा तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराने को तैयार हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका वो जो फ्लो चार्ट है उसके बेटा चार्ट, वो जो उसका डायग्राम है ना, उसके डायग्राम पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, कौन सा हार्मोन घटेगा, क्या होगा, इतने से इतने डे को क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कब से कब तक होता है, कब तक लाए करता है, सारी ही चीजें। एक टर्म उसके अंदर यूज किया गया था ओव्यूलेशन। कोई बता सकता है ओव्यूलेशन क्या होता है? सोचो जल्दी से, कोई बता पाएगा ओव्यूलेशन क्या है? काफी सारे बच्चे सही होंगे। ओव्यूलेशन मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, याद है? ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल जब दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ये दो पार्ट्स कौन से में ब्रेक होगा बेटा? ये दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक होगा कि एक तरफ तो बनेगा ओवम और दूसरी तरफ बनेगा कॉर्पस दूसरी तरफ बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन काम क्या करेगा ये भी समझना। प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है बेटा? जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर यूट्राइन लाइन, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रीन, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो उस एंडोमेट्रियम की जो ब्लड फिल्ड लाइनिंग है उसको सिक्योर्ड रखता है, उसको फॉर्म्ड रखता है, ठीक है। वो टूटनी बिखरनी नहीं चाहिए, ये काम इंश्योर करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो हम कॉर्पस ल्यूटियम को भी याद रखेंगे। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल ओवम और कॉर्पस ल्यूटियम में किसकी प्रेजेंस में टूटता है, ये चीज भी याद रखनी है। इन द प्रेजेंस ऑफ LH। ये ब्रेक किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? LH की प्रेजेंस में, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हमने दो हार्मोन्स पढ़े थे, इंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो होता है FSH, एक होता है LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स का नंबर इंक्रीज करेगा, और LH मतलब जो ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। और ये ही प्रोसेस जिसमें ग्राफियन फॉलिकल को ये ओवम और कॉर्पस ल्यूटियम में सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ओवम या सेकेंडरी oocyte भी लिख सकते हो, इसको तुम लोग सेकेंडरी oocyte भी लिख सकते हो। तो ये जब ये ब्रेक हो जाएगा इन दोनों में, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन कब दिखता है? ऑन 14th डे, ठीक है। तो 14th डे पे ये ओव्यूलेशन इज वेल नोन सीन इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑन 14th डे। ये सारी ही चीजें अपन ने पढ़ ली है ना, याद है ना ये सारा? तो ये सारी ही चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब हम आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। अब दोनों नाम बड़े सुने सुने है ना, दोनों नाम तुम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सुने हैं, बट आज इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टर्म आता है फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा बेटा? कई बच्चे कहेंगे कि सिर्फ सिनगेमी। सिनगेमी तुमने सुना है कभी? सिनगेमी क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट अगर पढ़ा है तो सुना है। सिनगेमी क्या था? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। फ्यूजन को हम सिनगेमी कहते थे, है ना। जब वहां पे मेरे पास दो मेल गेमीट थे और मैं कह रही थी कि एक मेल गेमीट जो होगा वो तो एग सेल से फ्यूज होगा, दूसरा मेल गेमीट जो होगा वो पोलर सेकेंडरी ये जो है पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन है ना, इससे फ्यूज होगा। यानी
क्या हो रहा है वहां पे, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा था। डबल फर्टिलाइजेशन वाला वो याद है ना लेक्चर, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा था। और वहां हम जब पहला फर्टिलाइजेशन, जब पहला मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सिनगेमी। तो क्या सिनगेमी ही फर्टिलाइजेशन है? सिनगेमी ही फर्टिलाइजेशन है। इस चीज में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब सुनना बेटा, यहाँ जो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन इज नॉट ओनली सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन के अंदर सारा प्रोसेस आ जाता है, सिनगेमी से लेकर पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनने तक का। ठीक है, जाइगोट बनना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना, ये पूरा जितना प्रोसेस है, पूरा का पूरा इवेंट्स जितने हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे इवेंट्स आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज formation, it is fusion of male and female gamete. Should I write it here? Fusion of male and female gamete, and all the events occurring during formation of, किसके फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो। मेजरली जाइगोट, जाइगोट बनेगा फिर उसके बाद ही वो डेवलप होगा टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो जाइगोट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाइगोट का बनना कैसे शुरू होगा? बाय फ्यूजन। तो फ्यूजन को तो हम सिनगेमी नाम ले देते हैं, पर फ्यूजन से लेके जाइगोट तक बनने के बीच में जितने इवेंट्स आते हैं, सारे के सारे इवेंट्स को हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसीजर को हम फर्टिलाइजेशन नाम देंगे। क्लियर है ये चीज समझ लेना। तो फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे इन दोनों नाम से कंफ्यूज थे, तो इसीलिए मैंने ये चीज समझाया। अगला आता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? ये शब्द तुमने सुना है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अगर मैं बोल देती हूं, लेट्स से दिस इज यूट्रस, ठीक, और इसके अंदर जो है देयर इज लाइनिंग ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं बेटा जी हम इसको? एंडोमीट्रियम लेयर, है ना? काफी सारे बच्चे सही जवाब भी दे रहे होंगे। दिस इज एंडोमीट्रियम लेयर। इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमीट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब ये इनर मोस्ट लाइनिंग यानी ये जो एंडोमीट्रियम लेयर होती है, इसमें जाके अब जाइगोट, देखो सुनना ध्यान से, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता रही हूं एक बार। फर्टिलाइजेशन इवेंट सुनना, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसके साथ ये भी बना देते हैं। हालांकि इस तरीके से प्लेस नहीं होती, थोड़ा सा मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही, फीमरी वगैरह मैंने अभी नहीं बनाया है, बट एक बेसिक डायग्राम जिससे तुम्हें समझ में आ जाए प्रोसेस। चलिए, अब होगा क्या? अब होता क्या है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो मेल है वो सीमन फॉर्म करता है। सीमन हमने पढ़ लिया है कि सीमन किस तरीके से फॉर्म होता है। स्पर्म के साथ कुछ न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स होते हैं जो बाय मेनी ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ले लो, चाहे कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल कॉपर सेम ही है, हाँ, सेमाइनल वेसिकल ले लो, कोई भी प्रोस्टेट ग्लैंड ले लो, इनके जो न्यूट्रिटिव्स हैं वो सारे के सारे एक फ्लूइड फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब वो सेमाइनल प्लाज्मा जो है उसके साथ अगर स्पर्म मिल जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीमन। ठीक है, अब ये सीमन पूरा का पूरा जो फ्लूइड है, ये सीमन जो है ये वजाइना में ट्रेवल करता है। अब सीमन के अंदर हमने ये चीज सुना, हमने ये चीज पढ़ी है, एनसीईआरटी की लाइन है कि एक ड्यूरिंग वन सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग वन कोइटस मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज्ड इन द फीमेल वजाइना, है ना? तो मिलियंस में अगर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो आप सोच के देखना कि मिलियंस स्पर्म क्या एग को एनकाउंटर करेंगे, कैसे पॉसिबल है?
स्पर्म को एग को एनकाउंटर करने के लिए तो एक ही स्पर्म होगा ना, ठीक है, एग को एनकाउंटर सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा, तो मिलियन में से सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एग को एनकाउंटर कर सकता है। तो अभी होगा क्या कि मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स, these are released in the vaginal tract of a female, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो जितने मिलियन ऑफ स्पर्म है ये जब तक यूट्रस से निकल पहुंचते हुए ओविडक्ट में पहुंचते हैं, क्योंकि एट द एंड फर्टिलाइजेशन का जो जंक्शन है दैट इज द एम्पुलरी रीजन ऑफ ओविडक्ट, है ना, एम्प्यूला वाला पार्ट है जो कि यहाँ कहीं पे लाई करता है। क्या रीजन आता है बेटा जी, एम्प्यूला। अब इस एम्प्यूला वाले रीजन पे फर्टिलाइजेशन होगा, ओविडक्ट के एम्प्यूलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज हमने पढ़ी है ना। तो अब क्या होगा कि स्पर्म को यहां तक ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। तो जब वो यहां तक ट्रैवल करेगा और यहां ट्रैवलिंग के बाद एग को एनकाउंटर करेगा, लेट्स से दिस इज एग, दिस इज स्पर्म, ये जो एनकाउंटर होगा, ये जो फ्यूजन होगा, इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक आने के बाद, इतना पूरा प्रोसेस होने के बाद, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसमें जितने इवेंट्स हैं, these events to form zygote, all the events comes under fertilization process. क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अब सुनना, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहाँ जैसे ही अगर एम्प्यूलर रीजन, ओविडक्ट वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो अब ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट जाएगा बेटा जी ये इनर लाइनिंग पे। इनर लाइनिंग क्या है, ये इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमीट्रियम, है ना, ब्लड फिल्ड एंडोमीट्रियम लेयर, ब्लड फिल्ड इनर लाइनिंग, ठीक है। तो ये एंडोमीट्रियम लेयर है। अब ये एंडोमीट्रियम लेयर पे जैसे ही ये जाइगोट आएगा, ये जाके स्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जाके स्टिक हो जाएगा। स्टिक होना यानी इम्प्लांट होना, इम्प्लांट हम वर्ड यूज करते हैं स्टिकिंग के लिए, जाके ना ये यूट्रीन वॉल पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। अब यहां से फर्टिलाइज्ड, सुनना ध्यान से, फर्टिलाइज्ड जाइगोट है और यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो गया, स्टिक हो गया। अब ये यहाँ पे मदर की वूम में, मदर के यूट्रस में पूरा का पूरा जाइगोट एक डेवलप हो जाता है टू द फीटस देन टू बेबी। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और फ्यूजन ऑफ, पहले तो फ्यूजन हुआ यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट। अब ये जाइगोट ट्रेवल करेगा टू द यूट्रीन लेयर और यूट्रीन वॉल पे जाके स्टिक हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं एंडोमीट्रियम पे। जब ये जाइगोट स्टिक हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को नाम दे देंगे इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? Process of implanting of zygote, process of implanting of zygote in endometrium layer of uterus। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई, समझ में आ गई एक बात। तो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर अगर जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है, स्टिक हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। और आज हम इसी को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट और फिर उसके बाद एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेगा। फिर ऐसी क्या रिएक्शन हो रही है कि भाई मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म एंटर कर रहा है, ऐसा हो क्या रहा है? क्योंकि काफी सारी लेयर्स हमने पढ़ी है,
अगर तुम लोग याद करोगे तो हमने एक ज़ोना पेलुसिडा नाम की लेयर पढ़ी थी, ठीक है। तुम लोगों में से काफी लोगों ने वेटलाइन लेयर की बात मतलब क्या नाम सुना होगा, है ना। वेटलाइन लेयर क्या होती है, तो ये सारी लेयर्स होती है। योक सैक, आप में से बहुत महान लोग होंगे योक सैक बोल रहे होंगे। तो ये सारी जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें कब यूज होंगी, कहाँ यूज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें काम यहीं पे ही आएंगी। हमें यही इवेंट को पूरा पढ़ना है। और दूसरा इवेंट हम पढ़ने वाले हैं ये वाला। पहला इवेंट हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फ्यूजन हुआ, किस तरीके से यहाँ ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या रिएक्शंस, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप स्पर्म को देखिए, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हेड वाले रीजन पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है ना। एक्रोसोम स्पर्म हेड बनाता है। एक्रोसोम जो है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, तो एंजाइम्स ऐसा क्या काम करते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जो एग को घेरे हुए खड़े हैं, बस एक ही स्पर्म अंदर जा सकता है। ये क्या चीज हो रही है, तो ये चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई एक तो पहला हमने ये देख लिया एक्रोसोम की रिएक्शन, फिर कुछ कॉर्टिकल सेल्स होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करेंगी, वो क्या क्या रोल अपना इंश्योर करती है कि भाई फर्टिलाइजेशन और अच्छी तरह से हो, तो वो चीज हम लोगों ने देखनी है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब जब सारा फ्यूजन हो चुका है, अब जाइगोट बन चुका है, तो कैसे वो यहाँ आके इम्प्लांट होगा, किस तरीके से वो जुड़ेगा, क्योंकि फेविकॉल का जोड़ तोड़ना है कि आपने फेविकॉल लगाया, फेविक्विक लगाया, जुड़ गया। ये किस तरीके से यहाँ एम्बेड हुआ है, कौन सा यहाँ पे जॉइंट है, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ एक नाम आएगा क्रोनिक विलाय, है ना। ये सारी चीज तुमको एनसीईआरटी में मिलेगी और वही हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई क्रोनिक विलाय कैसे आपस में जो है एक तरीके से जुड़ती है, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके एवरीवन, तो ये अभी अपन पढ़ते हैं। चलो, तो अब अपन जानते हैं कि किस तरीके से और एनसीईआरटी में क्या क्या एक एक प्रोसेस बताया गया है जिसमें हमको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को इन डिटेल समझाया, ठीक है। इसके लिए मैंने फ्रेश पीस एनसीईआरटी का ले लिया है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। चलिए, सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अभी अपन दोनों की डेफिनेशन जान चुके हैं, बेसिक ओवरव्यू हमने दोनों का ले लिया। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन क्या है और इम्प्लांटेशन क्या है। फर्स्ट, during copulation, that is coitus, semen is released by the penis into the vagina. This process is called insemination. फर्स्ट लेक्चर के दौरान मैंने ये चीज बताई थी कि व्हाट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस हम उसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग कोइटस द सीमन इज बीन रिलीज्ड इन द वजाइनल ट्रैक्ट। सीमन जो है फ्रॉम मेल रिलीज कर दिया जाता है इन द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द मोटाइल स्पर्म। नाउ सी, अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मोटिलिटी जिस गेमीट के अंदर है वो है स्पर्म में, ठीक है। इमोटाइल होता है फीमेल गेमीट, मोटाइल गेमीट होता है मेल गेमीट। It swim rapidly, pass through the cervix and enter the uterus and finally reach to the ampullary region of the fallopian tube. अब सी, कहाँ तक इसको पहुंचना है, कौन से रीजन तक, कौन से रीजन तक पहुंचने की बात कर रहा है ये, एम्प्यूलरी रीजन, यानी कि एम्प्यूला इज द साइट विच सर्व्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एम्प्यूला ही वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कंप्लीट होता है। कई जगहों पे तुमको मिलेगा एम्प्यूला इस्थिमस जंक्शन, कई जगहों पे मिलेगा सिर्फ ओविडक्ट, पर प्लीज इस चीज को दिमाग में रख लो, इस चीज को समझ लो कि एम्प्यूला ही वो मेन एरिया है जहां पे, ओविडक्ट में एम्प्यूला वो मेन रीजन है जहां पे प्रॉपर जो कह सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं फ्यूजन होगा। ओवम इज रिलीज्ड इन द ओवरी and is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. अब सी, ओवम मैंने क्या बताया था, ओवम कब बनेगा बेटा, सी जो अपने पास ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो पार्ट्स बना लेगा। कौन से हैं दो पार्ट्स, पहला हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी oocyte और दूसरी क्या चीज हो जाएगी बेटा जी, कॉर्पस ल्यूटियम। यही चीज हमने पढ़ा है, एलएच की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, अभी भी बता के चुकी हूँ। अब बात आती है कि ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ओव्यूल कब फॉर्म होगा,
एक्चुअल में ओवम कब फॉर्म होगा, ओव्यूल नहीं सॉरी, ओवम कब फॉर्म होगा, तो ओवम कब फॉर्म होगा, सेकेंडरी ओसाइट बनता है ओवम। और कब बनेगा ये ओवम, जब वहां फर्टिलाइजेशन का कोई इवेंट होगा, यानी इस स्टेज को हम क्या कहते थे, मार्क याद है, फर्टिलाइजेशन मार्क किया था ना बच्चे, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर बर्थ, फिर उसके बाद हमने प्यूबर्टी, फिर उसके बाद हमने देखा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वाले टाइम पे ही सिर्फ सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, अनटिल एंड अनलेस वो कन्वर्ट नहीं होगा। और ओवम रिलीज होता है, इसके साथ साथ एक सेकेंडरी बॉडी भी रिलीज होती है, तो सेकेंड पोलर बॉडी है ना, ये दो चीजें जो है वो ये दो चीजें जो है वो फॉर्म होती है। क्लियर है ये चीज, एक बार वापस सुनना कि जब हमने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा था, तो उसमें जब oogenesis पढ़ा था, यानी ओवम का फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हो, उसमें आपको मैंने साफ तरीके से बताया था, बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि जब एक फीमेल बॉर्न होती है, एम्ब्रियो स्टेज में होती है, तभी ओवरी के अंदर एग्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बिफोर बर्थ जो है प्राइमरी oocyte तक कहानी पहुंच चुकी है। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी वाले टाइम पे प्राइमरी oocytes जितने होंगे, क्योंकि पहले कितने थे, बिफोर बर्थ तो थे उसके पास 2 से 5 लाख इतने एग्स थे। ठीक है, उसके बाद पूरी फीमेल की लाइफ साइकिल के अंदर एग फॉर्मेशन कहीं नहीं होता। ठीक, अब क्या होगा बेटा सॉरी, अब क्या होगा कि जो एग फॉर्म हो चुका है वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ये चीज कंप्लीट होती है इन एवरी फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर। थर्ड थिंग, अब प्यूबर्टी में सेकेंडरी oocyte में तो कन्वर्ट हो गया, पर अब सेकेंडरी oocyte ओवम में कब कन्वर्ट होगा, जब वहां पे फर्टिलाइजेशन का कोई इवेंट टेक प्लेस होगा तब, यानी कि जब अगर एग या ओवम का एनकाउंटरेशन होगा विथ द स्पर्म, सिर्फ तब ही वहां पे ओवम प्रोड्यूस होगा, नहीं तो ये जो सेकेंडरी oocyte है यही जो है विजाइना के थ्रू एंडोमेट्रियल लेयर के साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फ्लो आउट हो जाती है थ्रू द वुमेन बॉडी। ठीक है, तो ये बस तभी बनेगा ओवम जब फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखना ये चीज, जब फर्टिलाइजेशन नहीं है तो ये सेकेंडरी oocyte फीमेल बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है ये चीज, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है ना। तो अब यहाँ ओवम बनेगा, ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, तो ये कन्वर्जन, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन है ना, तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी oocyte को कन्वर्ट कराना है टू फॉर्म दी ओवम। सो यही चीज यहाँ बोली, द ओवम इज रिलीज्ड बाय ओवरी एंड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, क्योंकि वहीं पे ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, where fertilization takes place, so ampullary region is the site of fertilization, simple. Third, fertilization can occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि टाइमिंग का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि सेम टाइम पे ओवम भी फॉर्म होना चाहिए, सेम टाइम पे उस टाइम पे स्पर्म भी रेडी होना चाहिए, सिर्फ तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो वही सारे ही कॉपुलेशन या सारे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स डजंट लीड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, सारे हर बार इंटरकोर्स जो होता है वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज टाइमिंग जो है वो भी मैटर करता है कि उसी टाइम पे ओवम भी फॉर्म होना चाहिए, उसी टाइम पे स्पर्म भी आना चाहिए और एनकाउंट्रेशन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगला, the process of fusion of sperm with ovum is called fertilization. This process, जब एक sperm जो है वो ovum से फ्यूज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा लेयर। डायरेक्ट क्या जोना पेलिसिडा के पास आएगा? अच्छा, जोना पेलिसिडा काम क्या कर रही है, तुम मुझे ये सोच के बताओ, जोना पेलिसिडा क्या ही काम कर रही होगी? बेटा जी, जोना पेलिसिडा जो है ना वो ओवम के अराउंड एक लेयर है ना, सेकेंडरी oocyte में तुमने पढ़ा है कि ओवम के अराउंड, ग्राफियन फॉलिकल में ओवम के अराउंड एक लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेलिसिडा बोलते हैं। अब यही जोना पेलिसिडा इंश्योर करेगी कि सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर हो इन ओवा और वो ही फ्यूज हो, मतलब कि पॉलीस्पर्मी होती है ना,
तुम लोग अभी एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस हो गए, दैट इज पॉलीस्पर्मी। व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? जब बहुत सारे स्पर्म्स हैं और एक ओवम तो एक ही है, तो वो सबसे फ्यूज होगा क्या? मतलब मल्टीपल, बहुत सारे फिर इसका मतलब तो बहुत सारे जायगोट बनेंगे। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है टू ब्लॉक दिस पॉलीस्पर्मी, टू इसको नहीं होना चाहिए, पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड दिस पॉलीस्पर्मी, ज़ोना पेलिसिडा ओवम के अराउंड एक बहुत अच्छी लेयर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो एक लेयर होती है, अभी अपन ज़ोना पेलिसिडा के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके साथ ये भी देखेंगे कि कैसे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। चलो, तो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन। व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन? नाउ सी, जो स्पर्म का हेड है उस पे ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है स्पर्म का। ये देखो, बाहर एक लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, बाहर ये लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। इस लेयर को हम कहते हैं एक्रोसोम। दिस लेयर इज कॉल्ड एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम की लेयर के अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। और ये एंजाइम काम क्या करेंगे बच्चे? ये एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ सर्टेन लेयर्स ऑफ द ओवम। अब तुम अगर ओवम को देखो ना, एनसीईआरटी डायग्राम में ओवम को अगर तुम देखो तो देखो यहाँ पे कितनी सारी लेयर्स है। इन सारी लेयर को जैसे हीरो की एंट्री होती है ना, सारे दरवाजों को तोड़ते हुए उसको अंदर तक पहुंचना है, तो वैसे ही तो सारी लेयर्स को ब्रेक करते हुए इस स्पर्म को ट्रैवल करना पड़ेगा ओवम तक। तो ये जो चीज, ये पेनिट्रेशन जो हो रहा है, इस पेनिट्रेशन की रिएक्शंस को समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है। चलो, तो अब यहाँ क्या होता है, एक्रोसोम की रिएक्शंस होंगी, ठीक है। अब एक्रोसोम की रिएक्शन के अंदर कुछ सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं और उन एंजाइम्स के अंदर हाइल्यूरोन एंजाइम, चलिए, तो ये तीन तरीके की लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हाइल्यूरोन एंजाइम। हाइल्यूरोनिक एंजाइम क्या काम करता है? हाइल्यूरोनिक लेयर होती है बेटा, हाइल्यूरोन लेयर जो होगी उसको ब्रेक करने का काम, ये आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं हाइल्यूरोन लेयर, ठीक है। हाइल्यूरोनिक एसिड की बनी होती है, तुमने सुना होगा हाइल्यूरोनिक एसिड इज वेरी गुड फॉर स्किन, इट इज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है। एंड इट डू प्ले द सेम फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का ही काम करेगा ये ओवम के लिए भी। तो ये वाली जो बाहर की लेयर्स होती है, ये लेयर्स होती है हाइल्यूरोन लेयर, और ये बनी होती है हाइल्यूरोनिक एसिड। फिर उसके बाद इसके आसपास और भी लेयर आती है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, या हम बोल सकते हैं कोरोना रेडिएटा की लेयर, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा की भी सेल सेम काम करेगी। क्या काम करती है कि ये जो होंगी ये भी प्रोटेक्टिव होंगी फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है। अगला आता है, इसके अंदर जो लेयर आएगी दैट इज जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगी जोना लाइसिन। तो अगर तुम यहां देखो, okay, ये देखिए कुछ इस तरीके का, अगर मैं, चलिए, तो अब क्या होता है बच्चे कि इस तरीके का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ और सेंटर में लोकेटेड है ओवम,
ठीक है। अब ये ओवम जो होगा, अब बाहर देखना, बाहर बहुत सारी और सेल्स हैं, बाहर बहुत सारी और भी सेल्स हैं, और उन सेल्स को हमने नाम क्या दे दिया, उन सेल्स को हमने नाम दे दिया है, उन सेल्स को हमने नाम क्या दे दिया है बेटा जी, हाइल्यूरोन। दिस हाइल्यूरोन लेयर जो होगा, ये हाइल्यूरोन लेयर हाइल्यूरोनिक एसिड की बनी है, और इसको ब्रेक करने के लिए हाइल्यूरोन एंजाइम का ही काम आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है। अब इसको तो स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा, इसको तो एक्रोसोम के अंदर, क्योंकि एंजाइम है ये, एक्रोसोम के अंदर ये एंजाइम है जो इस हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगी। दूसरा दूसरा इज योर कोरोना रेडिएटा, ये जो पिंक कलर की है ना, दिस इज कोरोना रेडिएटा, और इस कोरोना रेडिएटा को भी ब्रेक करने के लिए कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, तीसरी आ जाती है एकदम अंदर, दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड रहती है, सबसे ज्यादा पास में रहेगी ओवम के। ठीक है, जोना पेलुसिडा, और इसको भी, इनको ट्रैवल करवाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। कोई भी चीज को तोड़ने के लिए ना, बायोलॉजी में कोई भी चीज अगर तोड़नी है तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंजाइम है जोनल लाइसिन। तो ये सारे ही चीजें इस एक्रोसोम के हेड पे प्रेजेंट, यानी स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट रहते हैं। ये पूरा अगर स्पर्म बॉडी है तो इसके हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड रहता है, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में ये सारे एंजाइम होते हैं जो कि इसको इजी पेनिट्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ये इस लेयर को ब्रेक कर दे और ओवम के साथ फ्यूज हो सके। क्लियर है ये चीज? समझ में आई यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, इफ आई से लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे एक स्पर्म की एंट्री करवा देते हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ना ये लेयर ब्रेक होगी, ठीक है, पर ये ब्रेक सिर्फ एक ही स्पर्म के लिए होगी, ये चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ही स्पर्म के लिए ब्रेक हुई है ना? ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही स्पर्म के लिए ब्रेक हुई है, बाकी जितने स्पर्म्स हैं ये सारे बाहर, ये सारे, ये पहली लेयर ही इनको रोक देगी। ठीक है, पहली ही इनको रोक देगी, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म है बाहर। ठीक है, तो ये कई तो सही से बनते ही नहीं है, कई तो सही तरीके से फॉर्म ही नहीं होते, तो वो, तो एक ही स्पर्म होगा जो कि पेनिट्रेट कर सकता है इन लेयर्स को और एंटर कर सकता है टू फ्यूज विद ओवम। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? तो ये चीज, और किसकी मदद से कर सकता है, इन एंजाइम्स की मदद से। अब समझना बात ये कि ये जो पिंक कलर की लेयर है ना, कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती है बेटा। क्या रिएक्शंस होती है, इनको भी देख लो जल्दी से। तो रिएक्शंस इन कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है, ये चीज भी देखिएगा। कोरोना रेडिएटा एक बहुत ही ना ज्यादा, मतलब ये एक ऐसी लेयर है, जो लेयर ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्टिव तो है ही फंक्शनिंग के अंदर, पर अब इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर ना, लेट मी मेक अ गुड डायग्राम ऑफ द सेम। मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ बेटा सेम चीज का, ठीक है। इस बार थोड़ा छोटा डायग्राम बना रही हूँ ताकि यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। बस मुझे इसकी फंक्शनिंग समझानी है कि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, अब ये सेंटर वाला तो ओवम है ही,
इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बीच में ये जो ज़ोना पेलुसिडा है ये भी है ही। पर याद ये रखना कि ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इफ आई इरेज दिस, सेकंड, if I make only ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक है बेटा, और इसके अंदर बहुत ही थिन लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब बेटा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल की ही बात चल रही है, और सेल के अंदर तो आप ऑर्गेनल्स को तो जानते ही हो। सेल की एक ऑर्गेनल होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जानते हैं सारे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबने सुना है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, हमने मना ही नहीं किया, ठीक है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाओ। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर याद हो ना तो दो तरीके के होते हैं, एसीआर, आरईआर। यहाँ पे काम मुझे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ठीक है। एसीआर क्या काम करता है ध्यान से समझना। एसीआर कंपोनेंट्स रिलीज करता है कुछ कैल्शियम के, यानी एसीआर जो है वो कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, Ca2++, यानी कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एसीआर ने कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज किया, ये कैल्शियम आयन का काम क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ऐसे बना दो, कौन से सेल्स है बेटा जी ये? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं ना, कि ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम जाएगा और इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को तोड़ देगा। जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स टूट जाएंगे, यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस लेयर को हम कहते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे? विटिलाइन लेयर और विटिलाइन मेम्ब्रेन। हुआ क्या है यहाँ पे, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। हुआ क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर वही है, यानी बाहर की तरफ जो है हाइलुरोनिक एसिड की एक एंजाइम, एक लेयर प्रेजेंट है, हाइलुरोन की लेयर प्रेजेंट है, जिसको ब्रेक करने के लिए हाइलुरोन एंजाइम का ही काम आएगा। सेकंड, उसके अंदर अगर आते हैं तो पिंक कलर की कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट रहता है, यानी कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने का काम करेगा। कोरोना रेडिएटा अगेन अ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर। थर्ड आ जाती है ग्रीन कलर की जोना लाइसिन, जो कि जोना पेलिसिडा, यानी ग्रीन कलर वाली जो है जोना पेलिसिडा, इसको ब्रेक करेगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों के बीच के स्पेस की, तो यहाँ ध्यान से ये चीज देखना कि जोना पेलिसिडा बहुत ज्यादा अटैच रहती है ओवम से, ठीक है। तो जोना पेलिसिडा की नहीं, पर मैं बात कर रही हूँ कोरोना रेडिएटा के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि आखिरकार है तो पूरा सेल ही। तो अब ये काम ना परमानेंट काम नहीं है, परमानेंट काम एक्रोसोम का हेड नहीं कर सकता। परमानेंट काम कौन करेगी? ये वेटेलाइन लेयर, ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन परमानेंट काम कैसे करती है कि पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है पॉलीस्पर्मी, यानी एक टेम्पररी काम तो एक्रोसोम के हेड के एंजाइम्स ने कर दिया है। अब क्या होगा बेटा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है एसीआर, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एसीआर क्या करता है, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा। ये कैल्शियम आयन जाएगी और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को जाके तोड़ देगी। कुछ सेल्स हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और उनको जैसे ही तोड़ेगी तो वो टूट के क्या बनाएंगे, बाहर की तरफ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ वो एक लेयर बना देंगे जिसको हम कहेंगे वेटेलाइन मेम्ब्रेन या वेटेलाइन लेयर। अब ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो है ना, ये परमानेंट काम कर देगी। अब ये किसी दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं ही होने देगी। क्लियर है ये चीज? तो जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है, उस टाइम पे यहाँ पे वेटेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण पॉलीस्पर्मी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। क्लियर है? तो क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे एक बार मैं पॉइंट्स में लिख रही हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। पहला पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसीआर क्या करेंगे बेटा जी, रिलीज
कैल्शियम आयंस, SER कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। ये कैल्शियम जाएगा ब्रेक, किसको ब्रेक कर रहा है ये? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या काम करेंगी? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जैसे ही टूट जाएगी तो ये एक लेयर बनाएगी बाहर की तरफ, जिसको हम कहेंगे ब्रेक एंड फॉर्म्स अ लेयर कॉल्ड, क्या लेयर बनाएगी बेटा जी? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अब ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन पूरी तरीके से, दिस वेटेलाइन मेम्ब्रेन विल नाउ ब्रेक दी पॉलीस्पर्म। पॉलीस्पर्मी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी, यानी पॉलीस्पर्मी होने ही नहीं देगी। एक स्पर्म जो एंटर कर चुका है उसके अलावा कोई भी और स्पर्म एंटर नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे यही चीज समझाई गई है। एक बार वापस देखिएगा, स्पर्म जो है पहले इन लेयर्स को ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद एंट्री होगी ये कोरोना रेडिएटा। फिर कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी पेरीवेटरलाइन स्पेस। पेरीवेटरलाइन स्पेस कह लो या वेटलाइन मेम्ब्रेन कह लो, वेटलाइन मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीवेटरलाइन स्पेस बोला गया है। उसके बाद उसके अंदर देखेंगे तो जोना पेलुसिडा बैठी है और जोना पेलुसिडा के अंदर जो है वो ओवम है। क्लियर है ये चीज? आई होप यहाँ तक ये सारी ही बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब अगला देखते क्या बोलता है एनसीईआरटी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer the zona pellucida layer of the ovum and induce the changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm. Thus it ensure only one sperm can fertilize the ovum. सिर्फ एक ही एग जो होगा वो आगे फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। तो ये चीज इंश्योर करने का टेम्पररीली काम होता है जोना पेलुसिडा का, परमानेंट काम होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन का। ठीक है। The secretions of the acrosome, secretions of the acrosome क्या हो गया बेटा जी? एक्रोसोमल कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको हम secretions बोल रहे हैं। Help the sperm entry to the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and then in the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ गया है एक बार, ठीक है, ये एंट्री करवा दी है इसने जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब सेकेंडरी oocyte का हमको नाम नहीं लेना, हमको किसका नाम लेना है? यहाँ पे डिवीजन हो गया है, ये याद रखना, यहाँ पे ये वाला डिवीजन हो चुका है। तो सेकेंडरी oocyte जो होगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में डिवाइड करेगा। The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body and haploid ovum that is ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm that of the ovum fuses together to form a diploid zygote. जैसे ही ओवम जो है वो फ्यूज हो जाता है, यानी स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब देखिए स्पर्म हेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज होगा और इसी फ्यूजन से रिजल्ट होगा जाइगोट का। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। बेटा प्लॉइडी मत भूलना, जो तुमने स्पर्म फॉर्म किए हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, सारे ही स्पर्म्स वर हेप्लॉइड। गेमीट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। जो तुमने पढ़ा है कि भाई एग फॉर्म हुआ है, ओवम फॉर्म हुए हैं, सारे ही ओवम जो होंगे, सारे ही ओवम क्यों होंगे, एक ओवम जो होगा वो ओवम भी कैसा होगा? हेप्लॉइड होगा। तो ये प्लीज हेप्लॉइड डिप्लॉइड में कंफ्यूज ना हो, इट इज अ रिक्वेस्ट कि क्योंकि गेमीट्स हमेशा, चाहे वो मेल गेमीट की बात कर लो दैट इज स्पर्म, चाहे मैं फीमेल गेमीट की बात कर लूं दैट इज एग, अगर ये फ्यूज हो गए तो दिस विल फॉर्म अ जाइगोट। डू रिमेंबर दिस थिंग।
अब एक चीज इसमें जो मेन चीज याद रखनी है वो ये, दिस इज N, दिस इज N, दिस इज 2N। ठीक है, तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया। चलिए आगे। ओके अब आगे क्या बोलता है ये, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट। अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल। बताइए क्रोमोसोम कितने होंगे हेप्लॉइड के अंदर। क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होता है ना जब मैं पेयर की बात कर रही हूँ। हेप्लॉइड के अंदर 23 रहेंगे, 23 रहेंगे। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन, 46 हो जाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट पे क्रोमोसोम। चलिए, one has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and then in male is XY. Therefore, an haploid gametes ova is produced by the female having the chromosome X, whereas male gametes sperm have the chromosome that could be either X or Y. Now chalo sex determination को भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, सी इस टाइम तक पता लग जाता है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर दो सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इस जब ये फॉर्मेशन होता है, जब जाइगोट बन जाता है, तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे भी ये पता लग जाता है कि बेबी का जो सेक्स है, फीटस का जो सेक्स है वो क्या हो सकता है। तो वो फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है। कैसे पता लगेगा, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स जो है इन ह्यूमन 22 क्रोमोसोम्स तो जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और उसके अलावा एक क्रोमोसोम का पेयर वो रहता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पेयर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, पेयर की बात हो रही है यहाँ पे। और 22 जो होंगे इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ये हो गया ऑटोसोम्स, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। टुगेदर इट फॉर्म अ पेयर ऑफ 23। तो 23 पेयर प्रेजेंट रहते हैं। अब किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा ये चीज भी देख लो। अगर मैं बात करती हूँ इन फीमेल, फीमेल, तो फीमेल के अंदर कैसा रहता है बेटा जी, ये 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, वो पेयर को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स एक्स से, है ना। और अगर मेल की बात करते हैं तो 22 प्लस एक्स वाई, ऐसे। क्लियर। अब यहाँ जब फ्यूजन होता है फीमेल मेल, जब यहाँ फ्यूजन की बात होगी तो यहाँ पे फीमेल के पास गेमीट है एक्स एक्स, यहाँ गेमीट है एक्स वाई। अब ये चीज ना अभी एक बार समझ लो क्योंकि ये चीज तुम्हारे आगे रिपीट होने वाली है। किसमें रिपीट होगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। जेनेटिक्स तो पूरा ही इस पे बेस्ड है, तो जेनेटिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जेनेटिक्स बहुत मजेदार चीज होने वाली है, तो अगर तुम्हें समझ में आ जाएगी तो बहुत मजेदार होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर रोते भी रह जाओगे पूरे सेशन। जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर है, रुला ही देता है पूरी तरीके से। तो दो चैप्टर आते हैं उसपे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस। तो दोनों ही चैप्टर इतने बेहतरीन हैं, मतलब बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। पर बात सिर्फ इतनी है कि उसको समझा नहीं जाता कई बार, है ना, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो ऐसा बच्चे काफी सारे रोते हैं। तो रोने वाली कोई बात नहीं है, हम बड़े अच्छे से तरीके से ढंग से समझेंगे तो तुम्हारे भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ अगर मैं बात करती हूँ एक्स एक्स और एक्स वाई की, चलो भाई इसको क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस करवाने का एक तरीका होता है बेटा, फर्स्ट गेमीट को फर्स्ट गेमीट के साथ ये फर्स्ट क्रोमोसोम को फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करवाया, तो यहाँ पे चीज आई एक्स एक्स। सेकेंड, इसी फर्स्ट को मैंने सेकेंड वाले के साथ जब फ्यूज कराया तो आया एक्स वाई, फिर ये एक्स एक्स, सेम। इस तरीके के हमारे पास 50%। अब देखो एक्स एक्स अगर है तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, डॉटर, और एक्स वाई है इसका मतलब ये क्या बनेगा, सन और मेल, है ना, डॉटर और फीमेल। सेम यहाँ पे भी यही होगा, फीमेल एंड यहाँ पे मेल। तो जो चाइल्ड का सेक्स है दैट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय इट्स फादर। फादर के थ्रू ही चाइल्ड का जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया गया है। क्या तुम्हारी ये बात अब समझ में आई है। नाउ एवरीवन,
एवरीवन नो दिस थिंग कि जो चाइल्ड का सेक्स होगा, सी 50-50% रेशो में डिवाइडेड रहता है। हर चाइल्ड का 50% रेशो ये रहता है कि वो बेबी गर्ल यानी जो डॉटर है वो फॉर्म हो सकता है, और 50% चाइल्ड का ये भी होता है कि वो सन भी बन सकता है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हमारे पास 50-50% का रेशियो आ जाता है। 50% ये पॉसिबिलिटी है कि जो चाइल्ड है, जो फीटस है, वो उसका सेक्स गर्ल हो सकता है, और 50% ये है कि वो सन हो सकता है यानी वो मेल हो सकता है। क्लियर है? बट यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे सिर्फ फादर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन के अंदर जो जनरेशन का सेक्स होगा उसको डिटरमाइन करने का काम फादर का रहेगा। उसमें मदर का कुछ रोल इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मदर के पास तो 2 क्रोमोसोम है, दोनों ही सेम है। चाहे वो एक्स के साथ एक्स फ्यूज हो जाए, चाहे उसी एक्स के साथ वाई फ्यूज हो जाए, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम ही रहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये पूरा सेक्स क्रोमोसोम। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। अब ये यहीं पे यही चीज बोल रहा है कि क्रोमोसोम पैटर्न जो रहेगा इन ह्यूमंस, फीमेल के अंदर ह्यूमन फीमेल में XX होता है और ह्यूमन मेल में XY होता है। तो अगर हम हेप्लॉइड ओवा की बात करें, हेप्लॉइड यानी अभी तो मैंने पेयर में लिखा है, अभी तो मैंने 2 लिखे हैं ना, पेयर में लिखा है। अगर मैं एक की बात करूं तो या तो ये होगा, है ना, और इसमें भी या तो ये होगा या ये होगा, एक ही बात है। तो मैंने अभी पेयर में लिखा है, इस चीज पे कंफ्यूज मत होना, है ना। तो यहाँ पे X हो सकता है फीमेल के केस में और XY हो सकता है मेल के केस में। अगला, नाउ 50% देयर इज चांस 50% the sperm carries the X chromosome while the other 50% carries the Y chromosome. 50% possibility है कि there can be a daughter, 50% there is possibility to have a son. Now after fusion of male and female gamete the zygote would either carry XX हो सकता है या XY हो सकता है depending on whether the sperm carry X or Y fertilized ovum. ठीक है? The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male baby. That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father, not by the mother. Now it is very important. Sex determination is always being completed by the father's chromosome. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. The meiotic division. Now अब आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज. तो अब बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज क्लीवेज. अब क्लीवेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है एंड इट इज वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज मतलब डिविजन ऑफ सेल. अब देखो, बना एक जाइगोट है ना. अब इस जाइगोट का होगा डिविजन, ये ये जाइगोट करेगा डिवाइड. सी, अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूजन हुआ था उसमें हमको एक ही सेल मिली एंड दैट वाज जाइगोट. यही चीज हुआ था बच्चे, है ना. हमको सबसे पहले जाइगोट मिला. अब ये जाइगोट क्या करता है, पहले 2 सेल स्टेज डिवीजन दिखाता है इस तरीके से. 2 सेल स्टेज जो बहुत ही साइमल्टेनियस होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, तो ऐसा. तो कंटिन्यूअस डिवीजन दिखाता है. फिर आएगा ये 3 सेल स्टेज दिखाएगा, फिर आएगा 4 सेल स्टेज दिखाएगा, फिर आएगा 8 सेल स्टेज, 8 से 16 सेल स्टेज. इस स्टेज को हम नाम दे देंगे. अब नामकरण शुरू हो जाएगा. ठीक है, इस सेल स्टेज को हम अब नाम दे देंगे. इसको हम बोलते हैं मोरुला. मोरुला इज व्हाट? 8 to 16 cell stage. हाँ, मोरुला इज व्हाट? 8 to 16 सेल स्टेज. अब ये सिर्फ कहानी मोरुला पे नहीं खत्म हुई है. मोरुला के बाद एक और सेल स्टेज बनता है जिसमें डिफरेंशिएशन होगा बेटा. इसके अंदर बहुत सारी सेल्स, इनको कहते हैं हम इनर सेल मास. इनर सेल
मास। ये जो ये वाली लेयर है ग्रीन कलर की, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर बन गई है एक कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं, दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील, इस कैविटी को क्या बोला जाता है बेटा जी? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील फ्लूइड फिल्ड लेयर है ना? तो ब्लास्टोसील जो होता है ये वाली एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है, कैविटी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसको कहते हैं मोरुला, इसको कहते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे? चलिए, इसको कहेंगे हम ब्लास्टोसील। तो अब हुआ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम। सुनना ध्यान से, हुआ क्या है यहाँ पे? सबसे पहले जाइगोट था, जब एग, और अगर ये एग है और ये स्पर्म है तो इनके फ्यूजन से बना जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट है सिंगल लेयर, है ना? डिप्लॉइड जाइगोट है पर सिंगल लेयर है। दिस इज दी डिप्लॉइड जाइगोट बट इट इज सिंगल लेयर्ड। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट क्या करेगा बेटा? दो सेल स्टेज में पहले डिवाइड करेगा, फिर तीन में डिवाइड करेगा, एंड दीज आर वेरी साइमल्टेनियस, समटाइम्स इट इज नॉट विजिबल इवन, है ना? पर विजिबिलिटी कहाँ आती है? जब वो स्टेज मोरेला पे आएगा। मोरेला यानी 8 to 16 सेल स्टेज, बहुत सारी सेल बन चुकी है मोरेला के अंदर। अब ये हो गया हमारे पास मोरेला, 8 to 16 सेल स्टेज। फिर उसके बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट, यानी बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो सेल डिविजन लेयर है, this layer is called this layer is called trophoblast। इसके अंदर ये जो सेल्स हैं इनर मास सेल, ये इनर मास सेल क्या करती है बेटा? लेटर ऑन इट डेवलप्स ऑर्गन्स। तो ये आगे जाके पता है क्या दिखाएगी? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गन फॉर्मेशन, है ना? ऑर्गन फॉर्मेशन कहते हैं इसको, ऑर्गन जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन। तो ये जो इनर मास्ट सेल है ये आगे जाके 3 जर्म लेयर में चेंज हो जाएगी और वहीं से शुरुआत हो जाएगी ऑर्गन फॉर्मेशन की। ठीक है, अभी अपन सिर्फ इतना सा समझते हैं। अब क्या होगा? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रीन वॉल पे। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, दिस विल नाउ मूव एंड will further be implanted in endometrium। सो अब ये इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम के अंदर। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसके अंदर क्या आपको कोई डाउट है? एक बार देख लीजिए, क्लियर है ये चीज? अब रीड करें इसको बेटा, लेट्स रीड दिस। अब क्या हुआ है यहाँ पे? कह रहा है कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स इन द जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होंगे, एंड जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टेमस टू द ओविडक्ट कॉल्ड द क्लीवेज। अब यहाँ है ना, ये इसकी जर्नी बता रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? एम्प्यूला में। एम्प्यूला से आगे मूव करेगा स्टेमस के अंदर। स्टेमस एक ऐसा जंक्शन है जहां पे स्टेमस जो होगा फाइनली ओविडक्ट किसमें कन्वर्ट होने लग गया है? यूट्रस के अंदर, यूट्रीन वॉल आ जाएगी, है ना? तो यूट्रस में टर्न होने जा रहा है और इसी स्टेज पे जो है हमको क्लीवेज देखने को मिलता है टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स द डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमेयर्स। द एम्ब्रियो विद इन 8 to 16 स्टेज ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरुला। 8 से 16 वाले तो मोरुला कहलाता है, वही सेल है, बस उस सेल में डिवीजन डिवीजन डिवीजन, तुमने उसमें डिवीजन कर दिया बहुत ज्यादा। The morula continues to divide and transform into blastocele, blastocyst, it moves further to the uterus। चलिए, the blastomeres in the blastoceles are arranged in outer layer called the trophoblast and the inner group called the inner cell mass। ये बन जाता है। Trophoblast layer then get attached to the endometrium and the inner mass get differentiated in the embryo। देखो, ये स्ट्रक्चर विजिबल है, द स्ट्रक्चर इज विजिबल, राइट? चलिए, अब इधर सुनना, ये पहला
यहाँ पे ये ओवम है, इस ओवम में जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाएगा यहाँ बन जाता है जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जैसे ही बन जाएगा तो ये 4 सेल स्टेज दिखा दिया, ये बना दिया है मोरुला। मोरुला मतलब 8 से 16 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल्स। ठीक है, अब ये 8 to 16 सेल्स क्या करेगी, देखो बच्चे ये सी वाला है, अब यहाँ सी देखना, ये देखो ये मोरुला स्टेज। अब मोरुला स्टेज अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम्पुला जंक्शन स्थैमस वहां वाले रीजन पे लाई कर रहा है, ये धीरे धीरे स्थैमस पे मूव होगा डी और ई वाला स्ट्रक्चर बनके और आगे जाएगा और फाइनली जो है इम्प्लांट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नाउ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट क्यों, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो होगी वो तो यूट्रीन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगी और इनर मास सेल जो होंगे वो क्या फॉर्म कर देंगे, ऑर्गन ऑफ द बेबी। तो ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसके बाहर ये वाली जो लेयर है दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, अंदर जो आ जाता है वो है इनर मास सेल, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसील, ये जो कैविटी है ना इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्लियर है ये चीज, और ये ब्लास्टोसील आके जो है इम्प्लांट हो जाती है यूट्रीन वॉल के अंदर। ठीक है, नाउ सी the trophoblast layer then get attached to the endometrium and the innermost cell and differentiate as the embryo. After the attachment, the uterine cell divides rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus and this is called implantation and it leads to the pregnancy. तो अब यही चीज तो है बेटा जो कि आगे फर्दर प्रेगनेंसी लीड करेगी। व्हाट इज इट कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आगे जाके यूट्रीन वॉल के अंदर स्टिक हो जाता है विलाय बना के, है ना, समझना। चलिए तो एक बार वापस समझिएगा हुआ क्या था, हुआ क्या है कि ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है मान लीजिए। अब क्या होगा ना बेटा, ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो यूट्रीन वॉल के अंदर प्रॉपर तरीके से एम्बेड कर जाएगा, एम्बेड यानी ये यूट्रीन वॉल है, ये पूरी यूट्रीन वॉल है। ठीक है, अब इस यूट्रीन वॉल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो इस तरीके से एम्बेड कर जाएगा। एम्बेड मतलब धस गया, है ना, प्रॉपर तरीके से ऐसे करके फिक्स हो गया, तो अब ये अटैच हो गया। अब ये डिटैच नहीं हो सकता क्योंकि इतना तरीके से जुड़ चुका है कि अब ये डिटैच नहीं होगा। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, यूट्रीन वॉल से एकदम कस के जुड़ जाता है, दिस इज यूट्रीन वॉल। अब सुनना ध्यान से, ये यूट्रीन वॉल से जुड़ेगा कैसे, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के, और हर बार जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नाम आता है ना तो हम उसको एक ही नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, विलाय। और इस बार हम इस विलाय को क्या नाम देंगे, कोरियोनिक विलाय। क्या नाम देंगे बेटा जी, कोरियोनिक विलाय। तो ये हमारे पास हो जाती है कोरियोनिक विलाय जिसके थ्रू जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर तरीके से यूट्रस से इम्प्लांट हो सकता है, और इसी प्रोसेस को, इसी एम्बेडिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आया यहाँ तक सभी को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और ये ब्लास्टोसिस्ट ही जाके जो है इम्प्लांट होता है ना। चलिए अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से आगे फर्दर ये जो इम्प्लांटेशन है ये आगे फर्दर लीड करेगा टू प्रेगनेंसी, किस तरीके से लैक्टेशन कंप्लीट होता है इन फीमेल्स, किस तरीके से पार्चुरेशन होता है, क्योंकि अभी काफी सारे हॉर्मोन्स के नाम आएंगे जिनको हम प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स अभी तक बोलते आ रहे थे, पर अब हम उनका इन डिटेल भी पढ़ेंगे कि कौन से वो एक्चुअल में हॉर्मोन्स हैं। क्योंकि अभी देखना कई कई टर्म्स चेंज होंगे, जैसे HCG, तुम्हारे पास एक नया टर्म आएगा। अभी तक तुम समझ रहे थे कि भाई LH जो है वही सारा काम करेगा, अब LH को मिमिक करता हुआ एक नया आएगा जिसको हम कहेंगे HCG। बहुत मजेदार तरीके से समझाने वाली, किस तरीके से, अब
ये जो इम्प्लांटेशन हो गया है, यहाँ पे एक फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो एक फीटस का डेवलपमेंट होगा, फीटस का पार्चुरेशन होगा, और पूरा जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितने मंथ का, कितना टाइम का होता है, सारी ये चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एक बार जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन, और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।